तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया था क्लास 8 के लिए क्रॉप प्रोडक्शन में, क्रॉप व्हाट इज क्रॉप के बारे में, है ना। उसके बाद जो है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जो भी है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में, के साथ साथ इससे पहले पढ़ लिया एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इसमें क्या क्या चर्चा हुई थी? टीलिंग है, फ्लॉजिंग है, लेवलिंग है, ठीक है। उसके बाद हो गया था हार्वेस्टर, कल्टीवेटर के बारे में, वो के बारे में, प्लग के बारे में, है ना। ये सारी बातें हो गई थी। फिर हुआ था मैन्योरिंग और फर्टिलाइजर। वेटिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर में आपने देखा कि क्या मैन्योर होता है, क्या फर्टिलाइजर होता है। ये सारी बातें हो गई थी। इसके साथ साथ फिर आपने देखा था इरिगेशन के बाद, ठीक है। इरिगेशन के बाद वाला सिस्टम जो है, आपका इरिगेशन में क्या क्या देखा? मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। तो ट्रेडिशनल मेथड में आपने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? मोट, टेकली, रेहर, चेन पंप, ये सभी चीजें थी। इसके बाद इरिगेशन में हमने बात किया था कि सोर्स ऑफ वाटर कहाँ कहाँ से मिल रहा है। अगर आप इरिगेशन करते हो तो आप वाटर लाओगे कहाँ से, आपको वाटर मिलेगा कहाँ से? तो भाई जनरली कह सकते हैं कि हमारे पास कैनाल सिस्टम है, हमारे पास ट्यूबवेल है, हमारे पास डगवेल है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वाटर को अरेंज कर सकते हैं। अब है क्या, जो आज का टॉपिक है हम लोग का, वो हमारा है, टॉपिक है हम लोग का आज क्रॉप प्रोडक्शन में, है ना, वो है ब्रीडिंग, ठीक है। तो ब्रीडिंग एक्चुअली पहले तो समझते हैं कि रिमूवल ऑफ बिट्स, यानी बिट्स है क्या, व्हाट इज द बीट्स, ठीक है। बीट्स क्या होता है? सोचो कि अगर हम लोग खेतों में लगाते हैं, पैडी लगाते हैं, वीट लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि पैडी और वीट हमने लगाया तो सिर्फ पैडी और वीट ही खेतों में लगा रहता है, उसके अलावा कोई और प्लांट जो अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं वहां पे उगाते हैं। देखे हो ना, अपने आप ही वहां पे प्लांट उगाते हैं क्या? हाँ। तो वहां पे अपने आप ही जो है वो प्लांट उगाते हैं। तो वैसे प्लांट जिसे हम लगाते नहीं, है ना, वैसे प्लांट जिसे हम लगाते नहीं है लेकिन वो फिर भी जो है, लेकिन फिर भी वो हमारे मेन क्रॉप के साथ जो है वो ग्रो कर जाते। तो ऐसे ही प्लांट विच इज द अनवांटेड प्लांट, है ना, वैसे प्लांट को क्या कहते हैं? अनवांटेड प्लांट बोलते हैं। तो अनवांटेड प्लांट को आप कह सकते हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमने लगाया पैडी, हमने लगाया वीट, हमने लगाया ग्राम, हमने लगाया मेज, मस्टर्ड लगाया, बहुत सारे जो मेन क्रॉप है उसको हम लोगों ने लगाया। लेकिन अगर वहां पे बिट्स ग्रो कर जाता है तो बिट्स को रिमूव करने की आवश्यकता पड़ेगी क्यों? ऐसे बिट्स का डेफिनेशन क्या होता है? अनवांटेड फ्लावरिंग प्लांट। अनवांटेड फ्लावरिंग प्लांट ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप, है ना। अनवांटेड ऐसे करके लिख सकते हैं, लिखना नहीं आपको अभी। द अनवांटेड फ्लावरिंग प्लांट, द अनवांटेड फ्लावरिंग प्लांट which grows along with, माइक ऑफ कर लेंगे, ओके। द अनवांटेड फ्लावरिंग प्लांट which grows along with main crop, माइक ऑफ करें।
grows along with main crop is called weed. ये weed कहला रहा है। तो मेन क्रॉप के साथ जो प्लांट ग्रो कर जा रहे हैं उसको हम लोग बीट्स बोलते हैं। अब सोचो ना जरा, हमने लगाया वीट, यानी हमारी जो जरूरत की चीजें हैं, अब उसके साथ ही अनवांटेड फ्लावरिंग प्लांट ग्रो कर गया। तो जो एक डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोग सीड की बुआई करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सोइंग ऑफ सीड जब हमने पढ़ा था तो इसमें पढ़ा था कि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और एक राइट डेप्थ होना चाहिए सीड की बुआई करने के लिए, ताकि जो स्पेस है, जो न्यूट्रिशन जो उसको हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, मैन्योर डाल रहे हैं, उसको सफिशिएंट मिल सके। लेकिन अगर उसके बीच बीच में अगर ये प्लांट ग्रो कर जाएगा, बिट्स ग्रो कर जाएंगे, तो दे compete फॉर स्पेस, न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए compete करेगा, और जिस कारण से क्या होता है कि जो वाटर है इन सब के साथ भी compete करेगा। इवन सनलाइट भी ठीक से उस पर नहीं आ सकता है, ऐसा भी होता है, कुछ कुछ बड़े बड़े हो जाते हैं बिट्स, तो बड़े हो जाते हैं तो क्या होगा कि छाया, थोड़ा थोड़ा जो है मेन क्रॉप पे छाया भी मिल सकता है, तो वैसे में प्रॉब्लम हो सकता है मेन क्रॉप के साथ। तो ये काफी ज्यादा एडेप्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है बिट्स की, मेन क्रॉप से ज्यादा एडेप्टेबिलिटी होती है किसकी, बिट्स की होती है। इसे अगर हम वाटर कम भी दे तो भी काफी तेजी से ग्रो करता है, इसे न्यूट्रिएंट्स कम भी दे तो भी तेजी से ग्रो करता है, और अगर न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, तब तो ये और ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगता है। तो हमारे जो मेन क्रॉप है उसको काफी नुकसान हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें जरूरत है कि हम बिड्स को क्या करें, रिमूव कर दें। तो आपको एक जो टर्म है कि हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है ये है बिड, और यहाँ पे हम जो दूसरा यहाँ पे करेंगे कि बिडिंग क्या है, तो हम कह सकते हैं कि द रिमूवल ऑफ बिड्स आर कॉल्ड बिडिंग। रिमूवल ऑफ बिट्स को क्या कहते हैं, बिडिंग बोलते हैं, यानी बिट्स को रिमूव करने के इस प्रोसेस को आप बिडिंग बोल सकते हो। ठीक है। अब सोचे तो याद रखना है आपको कि व्हाट इज बिड एंड व्हाट इज द बिडिंग एंड व्हाट इज द नीड ऑफ द बिडिंग। नीड क्यों है, तो बिट्स हाईली अडेप्टेबल होता है, दे compete विद वाटर, एयर, सॉरी, दे compete विद वाटर, स्पेस एंड न्यूट्रिएंट्स के साथ जो है ये मेन क्रॉप के साथ compete करेगा। सो अकॉर्डिंग टू द रूल कि आप कैसे रिमूव करोगे बिट्स को, कैसे रिमूव करोगे, तो रिमूवल ऑफ बिट्स जनरली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्रॉप, है ना। रिमूवल ऑफ बिट्स जनरली डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप, किस तरह के क्रॉप है उसके अनुसार से जो है रिमूवल ऑफ बिट्स जो है वो डिपेंड करता है आप किस तरह से रिमूव करोगे। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो पैडी फील्ड होता है जिसमें काफी पानी भरे हुए रहते हैं, तो समथिंग पीपल क्या करते हैं, मैनुअली क्या करता है, मैनुअली उसको हाथों से ही रिमूव करते हैं। कभी कभी क्या देखते हैं कि जो बिट्स है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग खुरपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। कभी कभी हो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बिट्स को रिमूव करने का और तरीका है समर प्लॉजिंग। गर्मी के दिनों में भी हम क्या करते हैं, खेतों की जुताई कर देते हैं, जिससे क्या होगा, बिट्स जो है अपरूट हो जाते हैं। ठीक है। तो कई तरीके हैं, तो इसमें जनरली क्या तरीका है, कितने तरीके हैं, तो मेनली जो है वो टू मेथड है। एक मेथड क्या है, मैनुअल, सॉरी, इसमें थ्री मेथड आप कह सकते हैं, मैनुअल मेथड, बाय यूजिंग टूल्स, और तीसरा जो मेथड है वो क्या है, केमिकल मेथड है। ठीक है। तो रिमूवल ऑफ बिट्स के कितने तरीके हैं, थ्री। क्या है, मैनुअल मेथड, इसके बाद दूसरा क्या है, बाय यूजिंग टूल्स, और थर्ड मेथड क्या है, कैसा मेथड होगा, बाय केमिकल, है ना। बाय केमिकल मेथड इसको कह सकते हो। तो बाय केमिकल मेथड इस तरह से आपको थ्री मेथड अप्लाई करने। अब ध्यान देना है हमें कि मैनुअल मेथड के थ्रू अगर आप रिमूव करना चाहो तो कैसे रिमूव करोगे आप बिट्स को, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि इट्स इन्वॉल्व अपरूटिंग ऑफ द बिट्स। अपरूटिंग ऑफ द बिट्स मैनुअली मतलब
आप अपने हाथों से क्या करते हैं, जो बिट्स रहता है उसे उसके पूरे प्लांट को उखाड़ करके फेंकते हैं। किसी ने पैडी फील्ड में बीडिंग किया है क्या? कभी शौक से गांव में गया हो तो देखा होगा। पैडी फील्ड में कभी आपने इस तरह से देखे हो? आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो मजदूर होते हैं या जो किसान होते हैं, वो खेतों में सुबह सुबह जाते हैं, शाम में जाते हैं, दोपहर में जाते हैं, और एक किनारे से लगते हैं और बिट्स को निकालते जाते हैं, जिसमें दूब ग्रास है ना, मिर्चा ग्रास है, पार्थेनियम है, जेंथियम है, इस तरह के बहुत सारे उसमें ग्रास आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब कह सकते हैं अगर यूजिंग टूल्स की बात करेंगे तो स्पेड, जिसको हम कह सकते हैं कुदाल, कुदाल की मदद से भी बहुत सारे, जरूरी नहीं कि पैडी फील्ड की ही बात करो, आपने पोटैटो का भी देखा होगा क्रॉप, तो पोटैटो क्रॉप में देखा होगा, इवन आपने मेज क्रॉप में देखा होगा, इवन आपने जो है ओनियन देखा होगा। तो इन सब में मतलब मैंने क्या कहा, अलग अलग क्रॉप में अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, सभी में आप जो है बाई हैंड नहीं कर सकते, सभी में आप जो है वो टूल्स की मदद से नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो अगर बाय यूजिंग टूल्स की बात करेंगे तो टूल्स में जैसे क्या है, स्पेड का इस्तेमाल करते हैं, ट्रॉवल या खुरपे का इस्तेमाल करते हैं, खुरपी का इस्तेमाल करते हैं, हो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करने का काम करते हैं। आपके घर में भी अगर, जिसको हम कहते हैं किचन गार्डन, जहाँ पे सब्जियां उगाई जाती है, कुछ फल फूल लगे रहते हैं, तो अगर आपके पास अगर ऐसा होगा तो आपने भी कभी खुरपी लेकर के या हाथों से ही आपने ग्रासेस वहां से निकाला होगा मेन क्रॉप के साथ, है ना। ऐसा किया कि नहीं किया? ठीक है, अब ध्यान देंगे, नहीं किया, करना चाहिए, क्योंकि करते हैं और पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, दोनों बातें हम जल्दी सीखते हैं। ये एग्रीकल्चर ऐसा चैप्टर है कि जो बच्चे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनको अच्छी तरह से समझ में आ रही बात, वो सीखते हैं, वो जो पढ़ रहे हैं उनके माइंड में ये बात, उनके फिगर बनता होगा कि अच्छा इस तरह का जो है वो पैडी फील्ड होता है, इस तरह का जो होता है वो मेज फील्ड होता है, मक्का कैसे होता है, मक्के खाते तो है लेकिन मक्के कैसे उगते हैं, कैसे उसको उगाया जाता है ना, किस तरह से उसमें ब्रीडिंग होती है, किस तरह से उसमें मेन्योर डालते हैं। तो ये चीजें क्या है कि एक पढ़ना और एक देखना, करना, तो जिसको बोलते हैं ना कि लर्निंग बाय डूइंग, अगर हम पढ़ते हैं और करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, ज्यादा सीखते हैं, नहीं। तो ये चीजें होती हैं। इसके बाद अब जो हमारा नया मेथड है, कभी कभी होता है कि हम अनेबल होते हैं, कभी कभी मजदूर नहीं मिलते हैं, कभी कभी हमारे पास समय नहीं होता है, तो एक सिस्टम है जिसको हम कह सकते हैं, एक मेथड है जिसको कहते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में बहुत सारे जो केमिकल हैं, जिस केमिकल में नाम आता है बेसिकली किसका, तो 2,4-D का है ना, 2,4-D का नाम आता है, जो जनरली क्या करता है, वो बिट्स को किल करने का काम करता है। 2,4-D जो कि एक बीडी साइड है, 2,4-D जो कि एक बीडी साइड है। 2,4-D में ऐसे हम अगर आपको डिटेल बताएं तो ये एक तरह का, सुनो 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 सुनो, क्या हुआ, 2,4-D एक्चुअली मैं बताऊं तो दिस इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीन, ये एक तरह का ऑक्सीन है, बट दे कैन कंटेन द 2,4 डाइक्लोरो, है ना, ड्राइक्लोरो, डाइक्लोरो ट्राई फेनोक्सी इथेन कंटेन करता है। इसके बाद इतना ही नहीं है, 2,4-T भी होता है ना, 2,4,5-T भी होता है, इसके बाद होता है मैलाथियोन होता है। तो कई तरह के जो है आपके पास बीडी साइड्स प्रेजेंट हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसको आप इस्तेमाल करके अगर स्प्रे करते हो आप सबसे इफिशियंट जनरली जो है 2,4-D को माना जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है मालूम है, वेन वी यूज हाई अमाउंट, जब हम हाई अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं 2,4-D को या ऑक्सीन को, तो ये क्या करता है, जो सूट पोर्शन ऑफ द प्लांट होता है उसके ग्रोथ को रोक देता है, सूट पोर्शन ऑफ द प्लांट है उसके ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है, और वो आगे ग्रोथ नहीं करता।
लेकिन अब बात समझनी है कि अगर आप स्प्रे करते हो बीडीसाइड को तो ये एक तरह से टॉक्सिक चीजें हैं, जहरीली चीजें हैं, है ना। अब ये एक बात ख्याल रखना कि ये जो बीडीसाइड है वो मेन क्रॉप भी वहां पे भी ग्रो कर रहा है और बिट्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो आप ऐसा क्वेश्चन समझ सकते हो ना कि उसने बिट्स को ही नुकसान पहुंचाया, जो मेन क्रॉप था उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, है ना। बिट्स को ही रिमूव कर पाया, वो बिट्स को ही उसने जो है डिस्ट्रॉय किया, लेकिन जो मेन क्रॉप था उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। ऐसा क्यों भाई, है ना। ऐसा क्यों कि जो मेन क्रॉप है उसको उसने जो है डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो समझना यहाँ पे बात ये है कि जो बिट्स हैं उसका जो नेचर होता है वो बेसिकली समझना है कि हमको एक चीज देखना पड़ेगा कि डाइकॉट प्लांट होता है एक, और एक होता है मोनोकॉट प्लांट। तो हम जो बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी, हम जो बीडीसाइड का इस्तेमाल करते हैं वो देखा ये जाता है कि हमारे पास जो बीडीसाइड होते हैं वो बेसिकली इस तरह के लीफ, इस तरह का जो भी लीफ रहता है, इस तरह के जो भी लीफ मिलते हैं, इस तरह के लीफ वाले प्लांट को कहते हैं डाइकॉट प्लांट। और हाँ, इस तरह का जिसका लीफ रहता है, जैसे आपने देखा होगा मेज का लीफ देखा है आपने, है ना। तो मेज के लीफ में आप देखते हो कि ये बीच में थोड़ी मोटाई रहती है और बाकी जो है क्या रहता है, पतला पतला रहता है इस तरह से। तो ये मोनोकॉट लीफ हो गया, इस तरह से मोनोकॉट हो गया। तो जो बीडी साइड है जनरली वर्क किस पे करता है, डाइकॉट वाले पे वर्क करता है, ये मोनोकॉट वाले पे वर्क नहीं करता है। और हमारे बेसिकली जो क्रॉप प्लांट है, तो हम लोग के पास जो जब मार्केट में जाते हैं कि हमको बिट्स रिमूव करना है तो पूछा जाता है कि किस तरह का क्रॉप है। अगर आपका पैडी है या आपके पास जो है व्हीट है तो या आपके पास मेज है तो उसके अनुसार से आपको बीडी साइड मिलता है, ठीक है। अगर प्लांट आपका जो है वो डाइकॉट का है तो जो बीडी साइड मिलेगा वो जनरली जो है वो क्रॉप प्लांट को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उस तरह का ध्यान देना है। और मोस्टली जो बिट्स होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, डाइकॉट होते हैं, जिसमें क्या है पार्थेनियम है, जेंथियम है, गोखरू है, ठीक है। तो अगर आप देखो जैसे एक होता है ना कि बथुआ जिसको कहते हैं, बथुआ तो सभी जानते हो, है ना। तो ये जो बथुआ है तो ये एक तरह से एक्चुअली क्या है, ये एक तरह का ये बिड्स है। हाँ, ये बिड्स है जो जनरली किस 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 प्लांट के साथ ग्रो करता हुआ नजर आता है, किस प्लांट के साथ, खुद ही उग जाता है। लेकिन कौन से क्रॉप के साथ आपको नजर आता है ये बिड, वीट के साथ नजर आता है ना। यानी वीट के साथ ये ग्रो करता है और हम इस बीड्स को इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, और ये काफी प्रोटीनेशियस भी होता है, इसलिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका हो गया केमिकल मेथड जिसमें आप बीडीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, है ना, स्प्रे कर देते हैं। लेकिन हमने बताया अभी आपको कि जो माइक ऑफ कर लें, किनका माइक ऑन है, माइक किनका ऑन है, माइक ऑफ कर लें, ठीक है। तो ध्यान देंगे, तो जो प्रिकॉशन लेना है ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ द केमिकल बीडीसाइड को, जब स्प्रे कर रहे हो उस समय आपको सावधानी ये लेनी है कि आप अच्छी तरह से अपने नाक को, मुंह को आप अच्छी तरह से ढक ले, फेस को अच्छी तरह से ढक ले, कवर कर ले। बस आंखों पे हो सके तो आप जो है गगल्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी आंखें है, आपका फेस है, आपका जो नोज है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में नहीं जाना चाहिए, माउथ में नहीं जाना चाहिए, चेहरे पे नहीं आना चाहिए। तो बीडीसाइड चूंकि केमिकल है, अगर लग गया तो परेशानी हो सकती है। इवन की डायरेक्शन ऑफ द एयर, अगर हवा जो है, ठीक है, हवा अगर ईस्ट साइड से आ रही है तो आपको भी ईस्ट साइड से ही जो है वो छिड़काव करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इवन क्या होता है, सम टाइम ऐसा भी होता है कि एक मेथड और है, बता देते हैं आपको, जो मेथड नंबर 4 आपका हो जाएगा बिडिंग के लिए, वो क्या मेथड है, क्या, बायोलॉजिकल कंट्रोल, है ना, बायोलॉजिकल
कंट्रोल। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है ब्रीडिंग के लिए? हेलो मैं बायोलॉजिकल कंट्रोल याद रखना क्या होते हैं ना, सम ऑफ द इंसेक्ट, सम ऑफ द इंसेक्ट विच इज द प्लांट स्पेसिफिक इंसेक्ट, जिसको हम कहते हैं स्पेसीज स्पेसिफिक, किसी खास स्पेसीज के, किसी खास प्लांट पे डिपेंड रहता है। कुछ जो इंसेक्ट होते हैं वो किसी खास प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, तो वैसे इंसेक्ट का अगर इस्तेमाल करें तो वो बिट्स को ही नुकसान पहुंचाता है, बिट्स को ही वो खाता है। तो यूजिंग अ सम स्पेसिफिक इंसेक्ट, है ना, अगर हम कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं तो दे कैन डिस्ट्रॉय द बीड प्लांट ओनली विदाउट अफेक्टिंग द मेन क्रॉप। मेन क्रॉप को कोई नुकसान नहीं होता है और जो बीड्स होते हैं उसको इफेक्ट करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, बिड्स की बात हो गई। क्लियर है? अब हाँ, अब हमें पढ़ना है क्रॉप प्रोटेक्शन वाला सेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन थोड़ी बात कर लेते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन में क्या है? ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन में ही हालांकि बीडिंग भी आ जाता है क्योंकि क्रॉप से भी नुकसान होता है, बट बीड से भी नुकसान होता है। बट एक्चुअली में क्रॉप प्रोटेक्शन जो हम बात कर रहे हैं उसमें कई तरह के ऐसे जो है फंगी है, बैक्टीरिया है, उससे जनरली क्या होता है, प्लांट को नुकसान होता है और बहुत सारे डिजीज जो है वो क्रिएट करते हैं प्लांट में, जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। ठीक है, बिल्कुल, आप सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रॉप का प्रोटेक्शन जो है वो किससे करना है ना। तो हमको सबसे पहले जो है प्रोटेक्टिंग द प्लांट, प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग द फ्रॉम प्लांट फ्रॉम पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट बोल सकते हैं, इंसेक्ट्स और पेस्ट। समझिए, कहता है कि अभी अभी पढ़ा था आपने बायोलॉजिकल मेथड में बिट्स को रिमूव करना, लेकिन सो मेनी इंसेक्ट, बहुत सारे इंसेक्ट। अब ये पेस्ट क्या होता है और इंसेक्ट क्या होता है? ठीक है, इंसेक्ट क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है। अब ऑल ऑर्गेनिज्म में का मतलब, ऑल ऑर्गेनिज्म में का मतलब सर्टेन, कुछ सर्टेन ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि प्लांट हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सर्टेन, plant have to be protected from certain organism which damage them and thereby make the unfit for the human consumption। कुछ ऐसे सर्टेन ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं और उसको अनफिट अनफिट कर देते हैं ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं। यानी ऑल या सर्टेन ऑर्गेनिज्म विच कैन हार्म द प्लांट डायरेक्टली। पेस्ट का जो डिफिनीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पेस्ट का डिफिनीशन हो जाएगा, ठीक है, द ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच harm, the organisms which harm the crops, the organisms which harm the crops are called pests। ठीक है, अब यहाँ पे इंसेक्ट भी एक पेस्ट हो सकता है और अदर ऑर्गेनिज्म लाइक, जैसे हम कह सकते हैं कि रोडेंट्स होते हैं। रोडेंट्स, डू यू नो रोडेंट्स क्या होता है? रोडेंट्स क्या होता है? रैट, रैट्स को हम बोलते हैं रोडेंट्स बोलते हैं। रैट जो होता है, रैट है, स्क्वेरल है, ये भी तो प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, ये भी तो उसके फलों को खा जाता है। ठीक है,
माइक को जरूरत के अनुसार से ओपन करेंगे, अदरवाइज इसको क्लोज रखें। भेज दूंगा आज मैं उसको, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, रैबिट, स्क्विरल, रैट, ये सभी रोडेंट्स हो सकते हैं। इवन आप कह सकते हो कि बर्ड्स ऑल्सो हार्म द क्रॉप, देखते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो रोडेंट्स, रैट और रैबिट है, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, उसके कारण भी लॉस होता है। जैसे एक होता है ना लोक्यूस्ट, फ्लाइंग इन द स्पॉट डैमेज द लीफ शुगर केन एंड द व्हीट क्रॉप। आपने ये भी देखा होगा कि एक होता है जिसको कहते हैं ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर तो देखा है। तो ग्रास हॉपर जो है वो क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, पत्तियों को काट देते हैं, उसके स्टेम को कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सभी नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, सम ऑफ द स्टेम बोरर, कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेम में छेद कर देते हैं, स्टेम में इंटर कर जाते हैं, जैसे, और साथ ही साथ जो है टाइरमाइट्स वगैरह जो है वो रूट को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो कई तरह से जो है इंसेक्ट्स या रोडेंट्स, बर्ड्स, ये जो मेन क्रॉप है उसको हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनको जो है इनसे प्रोटेक्ट करना है। अब ध्यान देना है कि अगर इंसेक्ट काम कर रहा है, इंसेक्ट है या पेस्ट है, तो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अगर बर्ड्स वगैरह इस्तेमाल, बर्ड्स अगर फसल को नुकसान पहुंचा रहा है तो क्या करते हैं, स्केयर क्रो, डू यू थिंक, हाँ क्या आपने देखा है स्केयर क्रो, स्केयर क्रो, हाँ, स्केयर क्रो में क्या होता है, हांडी है, पुवाल है, उसका बना करके उस पे क्या बनाते हैं, तो पुराना वाला जो आपका शर्ट पैंट है उसको उसको पहना देते हैं, नहीं। हाँ ऐसा, तो ऐसा ऐसा लगता है, ऐसा इस तरह से ऐसे करके रहता है बना हुआ, ऐसे करके बना हुआ रहता है, ऐसे करके बना हुआ रहता है, ऐसे करके मैंने कहीं कहीं पे देखा है, ऐसे करके बना हुआ है ना। इस तरह से हाथ बना दिया, इस तरह से ऐसे बना दिया, इस तरह से बना दिया, ऐसे करके बना देते हैं, है ना। हाँ इस तरह से बना देते हैं, और इसके इसके ऊपर जो है आपका जो शर्ट पैंट है उसको पहना दिया जाएगा इसको, इस तरह से, हाँ ऐसे करके बना दिया जाएगा इसको, इस तरह से बना दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से पहना दिया जाता है इसको, पता चले ना कि स्कूल जा रहे हो कि तुम खेत में बैठे हुए लगता है कि तुम ही हो। इस तरह से जब इसको कोई भी, अरे लकड़ी जैसा रहता है, लकड़ी रहता है, दो पैर थोड़ी आदमी है ये, बना सकते हैं इसमें, इसमें इसमें इस तरह से ऐसे लटका भी दोगे तो तीन हो जाएगा, लेकिन एक लकड़ी जो है जमीन में रहता है धंसा हुआ, समझ गए। अभी तो, हाँ नहीं देखा होगा। तो स्केयर क्रो इस तरह से बनाते हैं, अब इसको देख करके छोटे बच्चे भी डर जाएंगे, वो नहीं जाएंगे चोरी करने के लिए खेतों में। इसको देख करके बर्ड्स भी डर जाता है कि अरे कोई आदमी है वहां पे, नहीं जाओ, है ना। तो ये होता है कई बार ऐसा, स्केयर क्रो बना देते हैं। इवन ऐसा भी देखा होगा कि इसको जो है आदमी की तरह क्या करेगा, इसको जो है जैसे होता है ना गमछे का, इस तरह से बांधा हुआ रहता है, गमछे का बोरेटा भी इसको बना देते हैं एकदम टोपी जैसा, तो पगड़ी बना देते हैं, उसको पगड़ी बना देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ध्यान देंगे सम ऑफ द जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सच एज बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस ऑल्सो, है ना, ऑल्सो ये भी क्या करते हैं, डिजीज फैलाते हैं। जैसे मैं बात कर लूं कि फंगी जो है उसके कारण एक बीमारी होती है विच इज द रस्ट एंड अस्मट। रस्ट एंड अस्मट एक बीमारी है जो कि वीट के प्लांट में क्रिएट किया जाता है, किसके कारण होता है, तो फंगी के कारण होता है, रस्ट एंड अस्मट। एक है ब्लाइट इन पोटैटो, ब्लाइट आप समझते हो, ब्लाइट डिजीज इन पोटैटो, ये भी फंगी के कारण होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया के कारण कौन सा डिजीज होता है, तो विल्ट, ठीक है, विल्ट होता है,
मतलब जो प्लांट है वो क्या होते हैं, सूखने लगते हैं, झट गिरने लगते हैं, इस तरह से होता है। और इस विल्ट डिजीज में जनरली क्या होता है, जो जाइलम और फ्लोएम का जो पोर्शन होता है प्लांट का, वो जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, अफेक्टेड, जाम हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। और ड्यू टू लैक ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्लांट क्या होते हैं, सूख जाते हैं, ऐसा कंडीशन बनता है। ठीक है ना। अगर आपको कहा जाए ब्लाइट, ब्लाइट एंड सॉरी ब्लाइट इन पोटैटो, रस्ट और स्मट इन व्हीट, ये फंगी के कारण होता है। अब क्या, लीफ, हाँ टाइप ऑफ लीफ तो बेसिकली दो ही होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द मोनोकॉट और डाइकॉट। ऐसे लीफ का खुद का टाइप अगर कहोगे तो सो मेनी टाइप, है ना, पाल्मेट है, पिनेट है, सिंपल है, कंपाउंड है। ठीक है, कई तरह का लीफ हो सकता है, तो वो उस पे नहीं जाना है। बस अगर अकॉर्डिंग टू द क्रॉप प्लांट की बात करो तो वो दो तरह के होंगे, डाइकॉट लीफ होगा और मोनोकॉट लीफ होगा। जो मेन टाइप है वो, जो मेन टाइप है वो डाइकॉट और मोनोकॉट के बेसिस पर। ठीक है, तो अब ध्यान देना है, अगर प्लांट में बैक्टीरिया से डिजीज लग रहा है, वायरस के कारण डिजीज हो रहा है, फंगी के कारण डिजीज हो रहा है, तो आप फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक्टीरियोसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वायरीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि प्लांट को बचाया जा सके। इवन ऐसा होता है कि आप अगर इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट को तो फायदा मिलता है, लेकिन अगर उससे को, जैसे उस तरह के अभी फ्रूट और फ्लावर्स अगर आते हैं या वेजिटेबल आते हैं जिसपे पेस्टिसाइड डाला गया है, तो क्या होता है कि अगर आप धोकर नहीं खाते हो, इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी फल या सब्जियां आए तो उसको अच्छी तरह से ही धोना चाहिए। इवन की पकाना, काटने से पहले हो सके तो 15-20 मिनट पहले उसको पानी में डाल करके छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है उसको अच्छी तरह से मसल करके उसको क्या करिए, धो लीजिए। उसके बाद जो है उसको काटिए आप। ठीक है, ताकि अगर उसमें कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड उसमें अगर चिपका हुआ है, लगा हुआ है, तो वो थोड़ा क्या हो जाए, मुलायम हो जाए और आसानी से निकल जाए, आसानी से धुल जाए। ठीक है, इवन कि अगर इस तरह से हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल अगर खुले में करते हैं तो ये पॉल्यूशन का भी कारण बनता है, इवन दे एयर पॉल्यूशन का भी कारण बनता है। और साथ ही साथ इस तरह से पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड डाला हुआ अगर फ्रूट ह्यूमन के पास पहुंचता है और इसे खाते हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान होता ही होता है। ये बिल्कुल ही फ्रेश नहीं कहा जा सकता, बिकॉज दे आर नॉट द ऑर्गेनिक। ये एक तरह से क्या है, तो केमिकल बेस्ड पूरी तरह से एग्रीकल्चर हो जाता है। ठीक है, इवन ऐसा भी होता है कि समटाइम अगर हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो, और या तो वायरीसाइड या बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो दे कैन ऑल्सो हार्म द यूजफुल इंसेक्ट, हार्मफुल। तो यूजफुल इंसेक्ट्स है, जैसे बताया था, जो यूजफुल इंसेक्ट्स है जो बिट्स को खा रहा है, तो उन सबको भी किल कर सकता है। सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर कोई है जो यूजफुल है प्लांट के लिए, उसको भी नुकसान पहुंचा देता है। तो बेनिफिट्स भी हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज है इसका। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम प्लांट उगाने वाले होते हैं, प्रोडक्शन देखने वाले होते हैं, तो हम अपना शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट को यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसके लेकिन इन्फ्लुएंस तो होंगे ही, इसका कुछ नुकसान तो होगा ही होगा, है ना। तो ये चीजें हो गई। इवन सम ऑफ द डिजीज जो होता है वो सॉइल बॉर्न डिजीज भी होते हैं, सीड बॉर्न डिजीज भी होता है, वाटर बॉर्न डिजीज भी होते हैं, ये प्लांट में भी होते हैं। कभी कभी सॉइल में भी बहुत सारे ऐसे चीजें प्रेजेंट होती हैं जो प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। जो वाटर हम उसको डाल रहे हैं, उस वाटर में मिनरल न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उस कारण से भी हो सकता है। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उस कारण से भी बीमारियां हो सकती है। तो इन सबको काफी ध्यान से यानी केयर करते हैं, तब जाके हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो खास करके प्लांट को जो है नुकसान पहुंचा रही है और उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इतना अगर आप कर लेते हैं तो इसके बाद समय धीरे 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 बीत जाता है। और समय बीतता चला जाता है तो इसके बाद का क्या कंडीशन बनता है, कंडीशन बनता है हमारा, कंडीशन क्या बनता है, हार्वेस्टिंग का।
आप देखते हो कि ऐसे करते 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 3 महीने 4 महीने बीत जाते हैं और जो क्रॉप का कलर है वो गोल्डन कलर होना शुरू हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द क्रॉप प्लांट येलो होना शुरू हो जाता है। तो येलो या गोल्डन क्रॉप जो आपको दिख रहा है, द अब क्या हो गया, नाउ द टाइम फॉर द हार्वेस्टिंग। तो व्हाट इज द हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग क्या है? तो कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मेच्योर क्रॉप, कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप कहलाता क्या है? हार्वेस्टिंग कहलाता है। अब हार्वेस्टिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। हार्वेस्टिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जा रहा है। हार्वेस्टिंग अगर आप करते हो तो हार्वेस्टिंग करते समय हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। हार्वेस्टिंग करते समय हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा कि अब किस फसल को किस रूप में हार्वेस्ट करना है। किसी किसी फसल को बहुत ज्यादा अगर उसे हम राइप होने देते हैं तो वैसे में भी नुकसान हो सकता है। बहुत अगर हम पहले ही उसको कट कर लेते हैं तो भी नुकसान हो जाता है। तो एक अल्टरनेट एक जो है अरेंजमेंट देखना पड़ता है, समझना पड़ता है फसल को देख करके, क्रॉप को देख करके। जब हम ऐसा करते हैं तब ऐसे जनरली कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्रॉप जो है येलो होने पर या जो गोल्डन कलर है वो आने पर उसका हार्वेस्टिंग हो जाता है। अब हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं? क्योंकि हार्वेस्टिंग का अगर टाइम अगर सही से ना हो तो भी क्रॉप जो है वो क्या होंगे, ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे, है ना। तो हार्वेस्टिंग अब करते कैसे हैं? तो हार्वेस्टिंग भी हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिकल। हसुआ होता है ना, हसिया, उसके थ्रू हम करते हैं। या जो है एक अब नया चीज आ गया है विच इज द, तो मैनुअल का मतलब आप हाथों से उखाड़ सकते हो, बिल्कुल हाथों से भी हम ऐसा रिमूव करते हैं। जैसे लेंटिल्स है ना, केसारी है, मसूरी है, इस तरह का जो भी है उसको हम, या ग्राम है, इसको भी हम हाथों से ही उखाड़ लेते हैं। लेकिन कुछ को हम सिकल से काट सकते हैं, जैसे गेहूं की कटाई है, धान की कटाई है ना। अब है क्या, नया मशीन आ गया है विच इज कॉल्ड द कंबाइन। हाँ, हार्वेस्टर है। कंबाइन मशीन में हार्वेस्टर और थ्रेसर कंबाइन रहता है, दोनों रहता है। यानी हार्वेस्टिंग भी कर देता है, थ्रेशिंग भी कर देता है, विनोइंग भी हो जाता है। और खेतों में उस मशीन को जब अभी देखता होगा, आसपास देखते हो गया, बड़ा सा मशीन रहता है, खेतों में चलता रहता है और कटाई भी होती रहती है, थ्रेशिंग भी होता रहता है, और जो भूसा उसका है, चाप है, वो निकलता रहता है और अनाज जो है एकत्रित होता रहता है। तो कंबाइन एक मशीन है। थ्रेशर में हम क्या करते हैं कि जो हम फसल को हमने कटाई कर लिया उसको हम क्या करते हैं, थ्रेशर में, ध्यान देना, एनिमल समझ लो। पहले वीट के केस में, जो रबी क्रॉप है उसके केस में हम थ्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। और थ्रेसिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द क्रॉप प्लांट। ध्यान देना, समझाता हूं मैं ये थ्रेशिंग को। माइक ऑफ करेंगे प्लीज। ओह, टाइम ओवर। तो देखेंगे थ्रेसिंग में क्या होता है। हाँ, बता रहे हैं। तो जैसे मान लो कि आपके यहाँ पे आपका क्रॉप लगा हुआ है, यहाँ इस तरह से रहता है ना, ये रहता है ना पैडी, है ना। तो पैडी तो ये लगा हुआ है, तो पैडी, एक एक पैडी को आपको अलग करना है, एक एक पैडी को इसमें से अलग करना है। तो ये मेन मेन जो क्रॉप हो गया, ये पैडी का क्रॉप हो गया। इस तरह से ये क्या हुआ, पैडी का एक क्रॉप हो गया। तो ये जो पैडी का ये जो एक क्रॉप यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, इसमें से आपको ये दाने निकालने हैं, पैडी निकालना है, सिंगल सिंगल जो पैडी है उसको निकालना है। तो इसको जब निकालते हैं, यानी रिमूवल ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द क्रॉप प्लांट, दिस इज कॉल्ड द थ्रेसिंग। इसको कहते हैं थ्रेसिंग। और जब थ्रेसिंग करते हैं तो जो मेन क्रॉप हो, जब मेन क्रॉप ये जो आपका जो निकल गया ना पैडी, जो ग्रेन्स निकल गए, इस ग्रेन्स के साथ साथ तो कुछ चाप भी होता है, कुछ भूसा होता है, चाप। तो ये जो भूसा उगता नहीं है, जब थ्रेसिंग करते हैं तो भूसा बन जाता है, टुकड़े हो जाते हैं। हाँ, हाँ, कवर रहता है, या जब ये धान का जो है टुकड़ा हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो गिरेगा ना इसके साथ में। तो इसको ध्यान देंगे। एक होता है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है?
रिमूवल ऑफ चाफ फ्रॉम ग्रेन, ग्रेन से चाप को अलग, ये चाप को ग्रेन से अलग करना कहलाता है विनोइंग। और ये हम कर सकते हैं एक, या तो अगर किसान पे डिपेंड करता है, कुछ किसान क्या करते हैं इस तरह से ले लेते हैं सूप, देखो सूप उसमें ले लेते हैं और उसको ऐसे ऐसे करेंगे, गिराएंगे हल्का हल्का, जो अनाज है ग्रेन्स है वो नीचे डायरेक्टली गिरता है और जो भूसा है वो आगे की ओर बढ़ता है। तो इस तरह से किया जाता है, ठीक है। या थ्रेशर में, थ्रेशर जो होता है उस थ्रेशर के केस में जो है थ्रेसिंग और विनोइंग दोनों हो जाता है, क्योंकि हवा काफी जोरों से जब चलता है मशीन तो एयर भी निकलता है, हाँ फैन लगा रहता है उसमें, तो उस तरह से चलता है, ठीक है। इवन अब आप समझिए कि आप जब थ्रेशिंग कर लेते हैं आपको अनाज मिल जाता है तो उसको स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती है, और स्टोर करने के लिए बड़े बड़े साइलोज का इस्तेमाल करते हैं, गनी बैग का इस्तेमाल करते हैं, ग्रेनरीज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टोर करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और स्टोर करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए जो ग्रेन्स हैं उसमें मॉइस्चर होने चाहिए। कितना परसेंट मॉइस्चर होना चाहिए? करीब करीब 14 to 15% मॉइस्चर कंटेन करने चाहिए। ज्यादा अगर मॉइस्चर रहा उसमें तो वो स्पॉइल्ड हो जाएगा, खराब हो जाएगा वो सीड, है ना। इसीलिए जो अनाज निकाला गया है उसको सन ड्राइड करके ही रखा जाता है स्टोरेज एरिया में, ठीक है। अब देखो हमारे इंडिया में देखते हैं कि बहुत सारा जो ऐसा, जो जिसको हम कह सकते हैं फेस्टिवल, जिसको कहते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल, ओणम है, पोंगल है ना, बिहू है। जैसे आप देखे हो ना जी, बैसाखी है पंजाब में मनाया जाता है, बिहू जो है वो आसाम में मनाया जाता है, ओणम जो है वो केरला में मनाया जाता है, पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, होली दीपावली हमारे यानी लगभग होली दिवाली तो लगभग हर जगह ही मनाया जा रहा है। ये भी एक तरह से क्या है, हम लोग मनाते इसका, हमारा मेथड दूसरा हो जाता है। लग रहा है कि होली हम मनाने का कारण हमारा दूसरा है, दीपावली मनाने का हमारा कारण दूसरा है, लेकिन एक्चुअली में उस समय हमको, हम लोग का क्या होता है, हार्वेस्ट हो जाता है, हमारे पास अनाज हो जाते हैं, और किसान उस समय एक तरह से हैप्पी रहते हैं, वो खुश रहते हैं कि हमारे पास एक उत्पादन हो चुका है, तो उनको कोई परेशानी लगती है, वो एक तरह से खुशी मनाते हैं उसको। दशहरा, ये सभी समय, दशहरे के समय भी देखो धान का फसल जो है लगभग तैयार हो रहता है ना। जिस समय दीपावली होती है उस समय लगभग धान की कटाई हो रही होती है, जिस समय होली मनाते हैं उस समय लगभग जो है गेहूं तैयार रहता है ना, ऐसा कुछ। ओके, हाँ, तो क्लियर हो गया, बेनोइंग कंप्लीट हो गया, थ्रेशिंग कंप्लीट हो गया, स्टोरेज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ओके, हरिओम। ओके, नोट्स में सेंड कर दूंगा।